22 मार्च 1822 को कलकत्ता में उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा हरिहर दत्त साहब ने निकाला था। तो उर्दू सहाफ़त की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में उसकी शुरुआत किसी मुसलमान ने नहीं की थी, बल्कि गैर मुस्लिम ने की थी। और उर्दू ज़बान को लेकर के हमेशा ही एक बात कही जाती है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी की ज़बान है या उनकी भाषा है। लेकिन जो नाम मैंने लिया है हरिहर दत्त साहब का, कलकत्ता में 1822 में उन्होंने पहला उर्दू का अखबार शुरू किया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये ज़बान किसी एक कौम की, किसी एक फ़िरक़े की, किसी एक समाज की, किसी एक मुल्क की या किसी एक ख़ित्ते की ज़बान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हर उस शख्स की ज़बान है जो इसे बोलना चाहता है, जो इसे जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है या सुनना चाहता है। चूँकि शीरी ज़बान है, बहुत मीठी ज़बान है। आज़ादी के वक्त और आज़ादी के आसपास जो है हिंदुस्तान में करीब 450 से 500 के करीब उर्दू अखबारात निकलते थे, जो अब बढ़कर के 6000 से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये भी एक सबूत है इस बात का कि उर्दू ज़बान को बोलने, पढ़ने, लिखने, सुनने वालों को की जो है वो तादाद वो कम नहीं हुई है, बल्कि वो लगातार बढ़ रही है। आज़ादी का जो आंदोलन था, उर्दू सहाफ़त ने उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। उर्दू जो सहाफ़ी थे उन्होंने कई कुर्बानियाँ दी। 1836 का एक मैं जिक्र करूंगा। 1836 में मौलवी मोहम्मद बाकर, बहुत बड़ा उनका उर्दू सहाफ़त में नाम है, उन्होंने एक अखबार शुरू किया था, दिल्ली अखबार। बाद में उसका नाम बदला और देश की जंग आज़ादी और ख़ास तौर से 1857 की क्रांति में उर्दू सहाफ़त या उर्दू अखबारों ने और उर्दू सहाफ़ियों ने अपना बड़ा रोल अदा किया था। और आप उनकी मेहनत का, उनकी काविशों का और उनकी जो वो लिखते थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो अंग्रेज़ों को कितना बुरा लगता था या कितना चुभता था या उनके ऊपर कितना असर डालता था, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस वक्त दिल्ली पर दोबारा अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया और बहुत सारे सहाफ़ियों को, पत्रकारों को उन्होंने फांसी दी, मतलब फांसी पर लटकाया। और उनमें दिल्ली उर्दू अखबार के जो एडिटर मौलवी मोहम्मद बाकर साहब थे, उनको भी फांसी पर लटका दिया गया था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लगातार लड़ते रहते थे, लिखते थे और मतलब जो जंगे आज़ादी के जो नुमाइंदे थे उनकी वो हिमायत करते थे। इस वक्त अगर हम अखबारोरों के अलावा टेलीविज़न्स की भी बात करें तो बहुत सारे, ख़ास तौर से 2000 के आसपास 1998 और 2000-2002 के बाद बहुत सारे उर्दू चैनल्स भी हिंदुस्तान में खुले। डीडी उर्दू, न्यूज़ 18 उर्दू, जी सलाम, तहज़ीब टीवी, मुंसिफ न्यूज़ और आलमी सहारा, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स थे जो एक के बाद एक आते गए टेलीविज़न स्क्रीन पर। लेकिन एक बड़ी बात ये हुई कि उर्दू सहाफ़त का जो असर आज़ादी से पहले था, वो आज़ादी के बाद हमें देखने को उस अंदाज़ में नहीं मिला। शायद ये बड़ी वजह रही होगी कि मुल्क के 2 हिस्से हो गए और उर्दू बोलने, पढ़ने, लिखने वाले जो बड़ी तादाद थी वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए और इस ज़बान के साथ फिर ये हुआ कि एक पर्टिकुलर लोगों की ज़बान है। तो इन टीवी चैनल्स ने या उर्दू अखबारों ने वो असर नहीं डाला आज़ादी के बाद जो डालना चाहिए था हुकूमतों के ऊपर, समाज के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, या एक तरीके से गाइडेंस होती है, वो मतलब उसकी एक कमी हुई। और शायद उसकी बड़ी वजह ये भी हो कि जो उर्दू सहाफ़ी हैं उनके बारे में कई बार ये भी कहा जाता है कि उनका सोचने का, देखने का, लिखने का, बहुत सारे उर्दू सहाफ़ियों का, सभी का नहीं बट बहुत सारों का जो दायरा है वो एक सीमित होता है, सिमटा हुआ होता है। मैं एक छोटा सा जिक्र करना चाहूँगा यहाँ। 2012 में मैं मुंबई गया। सायरा बानो जो है दिलीप कुमार साहब की जो वाइफ हैं और वो ख़ुद भी बड़ी अदाकारा हैं, उन्होंने बुलाया। हमारी टेलीफोन पर अक्सर बात होती थी। वो मुझे कभी उन्होंने देखा नहीं था, तो उन्होंने मुझे बुलाया। शायद वो जो उनका बंगला था वो 2nd फ्लोर पे वो रहते थे। तो मैं दरवाजे पे किसी के साथ उनके मेन गेट पे बाहर, अंदर से थोड़ा बाहर आया थोड़ी देर के लिए, और मेरा जो रिपोर्टर था वहाँ का, मुंबई का, मैं उससे बात कर रहा था। तो सायरा बानो ने देखा और वो फिर अंदर चली गई। उन्होंने पूछा कौन ये, ऐसे कुछ इशारा करके। फिर हम सब अंदर बैठे और मेरे साथ एक धौलपुर के सगीर अहमद साहब एडवोकेट थे, उस वक्त वो MLA थे बीजेपी के, वो भी थे। तो वो उनके लीगल एडवाइज़र रहे हैं दिलीप साहब के। तो उन्होंने पूछा कि मेरे बारे में फिर जिक्र हुआ कि भाई आप खुर्शीद रब्बानी साहब हैं। मैं उस वक्त ETV उर्दू को देख रहा था। ETV उर्दू का नोडल ऑफिसर था और उसका सीनियर रिपोर्टर था। तो सायरा बानो पूछती हैं कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा खुर्शीद रब्बानी है, ETV उर्दू के हैं। और चूँकि मेरी बहुत दिनों से उनसे बात होती रहती थी,
तो उर्दू सहाफ़ियों को लेकर के, उर्दू पत्रकारों को लेकर के क्या एक नज़रिया होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो बोली कि मुझे लगा कि खुर्शीद रब्बानी हैं, ईटीवी उर्दू से नाम बड़ा भारी भरकम है खुर्शीद रब्बानी, तो कोई बड़ी उम्र के होंगे, दाढ़ी टोपी वाले होंगे, और जो है मतलब यानी उनकी नज़र में मेरी उम्र जो है वो 65-70 साल की थी, बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी होनी चाहिए थी मेरी। खैर इस बात पर बड़े ठहाके लगे। तो अमूमन ये एक तस्वीर जो है उर्दू सहाफ़ियों की होती है। अच्छा, इस तस्वीर को आहिस्ता आहिस्ता कैसे बदला गया? मैं चूँकि राजस्थान में ही था तो जाहिर है बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की होंगी अपने अपने वक्त पर जिसके साथ मैं काम कर रहा था, जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। मैं 2002 से ईटीवी उर्दू के लिए जयपुर में काम कर रहा था और फिर 2014 तक यहाँ रहा, उसके बाद दिल्ली चला गया। तो जो एक्सपोज़र 2008 के बाद मुझे मिला खुद एक उर्दू सहाफ़ी होने के नाते, वो उससे पहले नहीं था। बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने किए, हिंदी वगैरह में भी किए, लेकिन एक्सपोज़र कैसे मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि आपके ऊपर लीडर कौन आता है, और जो लीडर है उसका विज़न क्या है, उसकी सोच क्या है, और उसका नज़रिया क्या है आपकी ज़बान की सहाफ़त को लेकर के। तो जगदीश चंद्रा साहब, आपने 2 दिन पहले उनको सुना होगा, वो उनको कमान मिली ईटीवी उर्दू की। हम लोग बैठे, बोले कि भाई क्या क्या प्रोग्राम्स किए जाएं। तो सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस करने का एक आइडिया उनके जहन में आया, चैलेंजेस बिफोर माइनॉरिटीज़। मुसलमानों की बात, उर्दू की बात हमेशा जो है वो हल्के अंदाज में होती रही है। कभी 5 स्टार कल्चर में जाकर के बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम 5 स्टार होटल्स में या 5 स्टार प्रॉपर्टी में कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और देश के बड़े लीडर्स को, अलग अलग पार्टी के बड़े लीडर्स को बुलाएंगे। पहली कॉन्फ्रेंस जयपुर में हुई, दूसरी मुंबई लीला कैंपेन स्कीम में हुई, 5 स्टार प्रॉपर्टी थी वो, और उसमें चीफ मिनिस्टर और राजनाथ सिंह और सब लोग आए थे। यहाँ से नज़रिया बदला। एक कॉन्फ्रेंस का खर्चा जो है वो 40-50 लाख रुपए हुआ, और उसकी बड़ी मतलब जो है कैंपेनिंग हुई, और नज़रिया बदल करके रख दिया। उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम हुए, फिर अधूरे ख्वाब, हमारे मसाइल, ख़ास मुलाकात, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स थे जिसने उर्दू सहाफ़त को थोड़ा सा एग्रेशन देने की कोशिश की। और वो जो नज़रिया था सायरा बानो के जहन में कि भाई अच्छा वो शायरा बानो नहीं है, सायरा बानो ही है, किसी को लगे कि नुक्ता ऊपर नीचे हो रहा है। तो सायरा बानो को जो उसके जहन में थी तस्वीर की, एक बुज़ुर्ग होगा, उर्दू का कोई अगर पत्रकार है तो वो बुज़ुर्ग होना चाहिए, उसकी दाढ़ी टोपी होनी चाहिए। तो वो नज़रिया बदलने की कोशिश जो की गई वो ईटीवी उर्दू के ज़रिए की गई, और उसको कोशिश को कराने में जो बड़ा रोल था वो जगदीश चंद्रा साहब का था। तो जाहिर बात है कि कोशिश अगर की जाए तो उसके रिजल्ट्स भी आते हैं। और रिजल्ट्स कैसे आते हैं? 2012 की कॉन्फ्रेंस जो मुंबई में हुई थी, उसके बाद जो पार्लियामेंट सेशन हुआ, ईटीवी उर्दू का नाम लेकर के पार्लियामेंट में जिक्र हुआ, और ईटीवी उर्दू की कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए सैयद शाहनवाज हुसैन ने उस वक्त के जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे सलमान खुर्शीद साहब से सवाल पूछा पार्लियामेंट में। तो जाहिर तौर पर अगर ईटीवी उर्दू वो बड़ा कदम नहीं उठाता, जगदीश चंद्रा अगर वो बड़ा फैसला नहीं करते, तो वो पार्लियामेंट तक बात नहीं पहुंचती। यानी मसला जो है वो ज़बान का नहीं है, मसला है हमारी सोच का, मसला है विज़न का, और मसला है कि किस तरीके से हम चीज़ों को पेश करें और कहाँ करें। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। और दाग देहलवी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। आपने अपनी बात एक शेर से ख़त्म की, मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करता हूँ। जी, शेर यूँ है कि जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़बान बोलता है, वहीं वहीं मेरा हिंदुस्तान बोलता है। उर्दू सहाफ़त ने हिंदुस्तान की आज़ादी में इतना अहम रोल अदा किया कि शायद दूसरी ज़बानों के अखबारों से पहले उर्दू का अखबार हिंदुस्तान में आया। और जिस पहले अखबार का आपने ज़िक्र किया वो लगभग 50 साल था, शायद 50 से भी ज़्यादा, 1822 से लेकर के 1876 तक। आपने कहा कि ये सारी बात जो है ज़हनियत या सोच की है, तो सबसे पहली बात तो इस सोच को बदलने की है कि उर्दू जो है वो एक पर्टिकुलर मज़हब या के मानने वालों की या मुसलमानों की ज़बान है, और उसमें बहुत बेहतरीन काम कुछ लोगों ने करना शुरू भी किया है, जैसे जगदीश साहब ने किया, वैसे ही रेख्ता काम कर रहा है जिसको चलाने वाले गैर मुस्लिम हैं।
जितना अच्छा काम रेख्ता करता है, मेरा ख्याल से शायद किसी मुस्लिम ने उर्दू को फ़रोग देने के लिए कुछ किया होगा। हालांकि सरकार का भी एक वो फ़रोग उर्दू करके प्रोग्राम कुछ इस तरह का है। तो मेरा सवाल ये है कि हम जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा में जो भी आपकी जर्नलिज्म होती है, उसमें उर्दू वालों को शामिल क्यों नहीं कर दिया जाए, बजाय इसके कि एक हम सेपरेट स्ट्रीम ऑफ जर्नलिज्म उर्दू के नाम से ही करें। और ज़बान चूँकि आजकल मखसूस किस्म की नहीं रही कि जो हिंदी बोलते हैं वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हों, वो हिंदुस्तानी बोलने लगते हैं, बल्कि इंग्लिश बोलने लगते हैं। तो उर्दू की ज़बान में अगर गैर उर्दू लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल हो जो आसान समझने में हो, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सहाफ़त का तो कोई मतलब अगर देखा जाए तो कोई ज़बान नहीं है। सहाफ़त तो पत्रकारिता है, जर्नलिज्म तो जर्नलिज्म है। लेकिन ज़बान की जहाँ तक बात है, हर कोई अपनी ज़बान में बात करना चाहता है, हर कोई अपनी ज़बान में बात सुनना चाहता है, हर कोई अपनी ज़बान को मतलब बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना चाहता है। और वो जब फिल्म देखता है तो उसको सबसे जो मतलब ज़्यादा मुतासिर करती है, तो उसी की सबसे ज़्यादा उसको जो पसंद आती है, तो शायद वो उसी की, जब पर्टिकुलर उसी की खुद की ज़बान में हो, तो ज़्यादा उसको वो मुतासिर करती है, उसको अट्रैक्ट करती है। तो ज़ाहिर तौर पर अगर ऐसे ही होगा तो फिर अंग्रेज़ी चैनल्स ही क्यों, अंग्रेज़ी अखबार ही क्यों, फिर हिंदी ही क्यों, फिर तमिल ही क्यों, फिर तेलुगु ही क्यों? तो सवाल ये नहीं है कि हम एक जगह एक ही टीवी स्क्रीन पर जो है हिंदी भी दिखाएं और उर्दू भी दिखाएं, अंग्रेज़ी भी दिखाएं। सवाल ये है कि क्या जो सलूक हिंदी ज़बान की सहाफ़त के साथ है, जो सलूक अंग्रेज़ी ज़बान की सहाफ़त के साथ है, या जो उसकी वैल्यू है, क्या वो उर्दू की है? और अगर नहीं है तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? खाली हुकूमतें तो ज़िम्मेदार हैं नहीं, या किसी एक समाज को तो हम ज़िम्मेदार ठहरा नहीं सकते। मेरा सवाल यह है कि नज़रिया क्यों नहीं बदला जाता, हिम्मत क्यों नहीं दिखाई जाती, और हम विज़न के साथ क्यों काम नहीं कर सकते? मैं अक्सर जब भी कहीं जाता हूँ, मतलब कहीं भी, कहीं सफ़र कर रहे हों, कहीं चाय की थड़ी पर बैठे हों या कहीं और जा रहे हों, तो वो शिकायत रहती है मुसलमानों की, ख़ासतौर से कि फ़ला मीडिया जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है, फ़ला लोग जहर उगल रहे हैं, मतलब मीडिया वाले लोग। तो मैं उनसे कहता हूं कि ठीक है, अगर वो जहर उगल भी रहे हैं तो उस जहर को काटने के लिए भी वही लोग हैं, उन्हीं के कुछ लोग हैं, चाहे वो रवीश कुमार की शक्ल में हो, चाहे वो फिर दूसरे लोग हों। आप लोगों ने क्या किया? मुस्लिम तबके ने क्यों नहीं एक बड़ा मीडिया हाउस खड़ा किया? हम शिकवे शिकायत तो करते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिशें क्या की, इसके ऊपर भी बात ज़रूर होनी चाहिए। और जाहिर तौर पर देखिए, स्कोप सभी ज़बानों का है। 20 करोड़ लोगों की आबादी है, अगर मतलब एक किसी समाज की, और उसमें से कम 12 से 15 करोड़ लोग उर्दू ज़बान तो उसी कम्युनिटी के बोलते हैं। फिर बाकी जो दूसरे लोग भी हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो या दूसरे लोग, हिंदुस्तान का कोई भी खित्ता ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान की कोई भी कम्युनिटी ऐसी नहीं है जिसके मानने वाले लोग, या कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जिसके मानने वाले लोग उर्दू को समझते नहीं हो, उर्दू बोलते नहीं हो, उर्दू पढ़ते नहीं हो। भले ही कम लोग हों, लेकिन पढ़ते, लिखते, बोलते, सुनते ज़रूर है, उससे मोहब्बत करते हैं। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ जो है हुकूमतों की नहीं है। हमें शिकायत होती है हुकूमतों से भी कि भाई वो एक अलग तरह का सलूक उर्दू वालों के साथ करती है, तो लेकिन ये खुद उर्दू वालों को भी सोचना होगा और कम्युनिटी को भी सोचना होगा कि वो इस ज़बान के फ़रोग के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए खुद भी आगे आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आज़ादी से पहले 400, 450 या 500 के करीब अखबार निकलते थे, आज वो 6000 से ज़्यादा हैं। आज की डेट में 2 दर्जन से ज़्यादा उर्दू चैनल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, गुंजाइश अभी भी बाकी है। जाहिर तौर पर विजनरी होना बहुत ज़रूरी है, हिम्मत दिखानी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं तौसीफ़ अहमद, सोएब से ताल्लुक़ है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे जर्नलिज्म के जितने कोर्स हैं उर्दू के, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सीटें खाली जाती है। जो मुस्लिम लड़के हैं, फिर लड़कियां हैं, या फिर जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, वो उनमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं बिल्कुल, कि उन्हें कुछ करना भी है। और फिर जब जैसे कोर्सेज होते हैं तो उनमें सीटें खाली जाती हैं, उनमें कोई एडमिशन ही नहीं लेता। तो क्या प्रॉब्लम है कि सीटें खाली रह रही है, लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, और अगर सीटें नहीं रहती हैं तो उसके ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है कि सीटें ही नहीं हैं, तो वहाँ पे एक ये चीज़ भी होती है। तो ऐसा क्या इशू है, क्या कारण है, इसके बताइए। कह रहे सीटें खाली रहती हैं मतलब उर्दू जर्नलिस्ट की। असल में क्या है, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या है? मेन स्ट्रीम है यहाँ नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 अंग्रेज़ी, ठीक है। पाकिस्तान की बात करें, वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया क्या है? वहाँ उर्दू है।
तो वहाँ पर सब सेकेंडरी, बाकी लैंग्वेजेस की जितनी भी सहाफ़त हो रही होगी, अखबार, टीवी या जिसके ज़रिए भी हो रही होगी, वो सेकेंडरी है वहाँ पर। तो इशू ये है कि एक्सपोजर आपको कितना मिला। उर्दू मीडिया में वो एक्सपोजर नहीं मिल पाया अभी भी जो मिलना चाहिए था। देखिए, जब भी किसी एंकर की भर्ती होती है किसी भी टीवी चैनल में, तो उससे ये पूछा जाता है कि उसकी ज़बान, देखा जाता है और पूछा जाता है, सुना जाता है कि उसकी ज़बान कितनी अच्छी है, उर्दू अल्फाज वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, उच्चारण उसका, जिसको कहते हैं ना उच्चारण कितना अच्छा है उसका। तो उर्दू बोलना, अगर उर्दू बोलने वाला एंकर है तो उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन वही उर्दू सहाफ़ी जब उर्दू सहाफ़त में जाता है, उर्दू टेलीविज़न में जाता है, तो उसको वो अहमियत कह लीजिए या वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि एक्सपोजर का एक बड़ा इशू है। उर्दू सहाफ़त को आज भी, उर्दू सहाफ़त और उर्दू सहाफ़ियों को आज भी हिंदुस्तान में वो एक्सपोजर नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हैं। बहुत सारी वजूहात हो सकती है। मैं कहता हूँ कि कोई एक कम्युनिटी या कोई एक सिस्टम या समाज ही जिम्मेदार नहीं है या हुकूमत ही जिम्मेदार नहीं है। मेरा ख्याल कि उर्दू सहाफ़ी और उर्दू सहाफ़त को चलाने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं। So once again राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर खुर्शीद रब्बानी साहब। उर्दू के शुरुआती सफ़र से लेकर उर्दू के जो चैलेंजेस जो उर्दू ज़बान या उर्दू सहाफ़त यानी कि जो जर्नलिज्म फेस कर रहा है उसके ऊपर इन्होंने अपना जो है व्यू पॉइंट रखा। आई वुड लाइक टू इनवाइट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल साहब टू कम ऑन द स्टेज एंड हैंड ओवर मेमेंटो टू खुर्शीद रब्बानी साहब। खुर्शीद भाई फ्रंट पे आ जाइए।